हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जेई नीट फिजिक्स रिवीजन सीरीज, जहां पर मैं आपके पूरे 11-12 के फिजिक्स के हर एक चैप्टर को रिवाइज करूंगा और आपके सामने लेकर आऊंगा। ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया या इस सीरीज का कोई भी वीडियो आपने अगर पूरा देख लिया तो उस चैप्टर का दूसरा कोई वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज पर जा सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो फ्रिक्शन है। हम आज फ्रिक्शन को रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन वीडियो है तो कम टाइम में कवर करने की कोशिश है इसमें। ऑब्वियसली स्क्रैच से नहीं पढ़ा रहा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। बट ये रिवीजन सीरीज के बाद हम एक पीवाईक्यू सीरीज निकालेंगे और रैपिड रिवीजन सीरीज भी आएगा उसके बाद। तो बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं हम। अगर आप जेई 2026 या 27 या नीट 2026 या 27 के एस्पिरेंट हैं तो आपने बहुत ही सही वीडियो पे क्लिक किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो चलो फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन जो टाइप्स होते हैं, फिर एक होता है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये दो को कवर करेंगे। बर्थडे केक प्रॉब्लम्स और बीच बीच में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। बर्थडे केक प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैं आपको पूरा समझा दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं किसका, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या करता है? इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मोशन हो ये जरूरी नहीं है, सिर्फ टेंडेंसी भी है ना। रिलेटिव मोशन मतलब मोशन होने वाला है, उसको भी अपोज करता है। तो इट अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ऑल्सो इट एक्ट्स टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन को हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि वो अलोंग द कॉन्टैक्ट होता है। जैसे ये फिगर आप देख लो, एक ब्लॉक बी है मान लो, उसके ऊपर ब्लॉक ए है। ए पे एक फोर्स लगाया मैंने, ए पे क्या लगाया? फोर्स। और डालते हैं, अब ए पे फोर्स लगा, अब क्या हो रहा है देखो। जब ए पे फोर्स लगेगा, मान लो मैं बी हूं, मैं देख रहा हूं ऊपर को ए पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो पहले अज्यूम कर लेते कि मैं ए हूं, मेरे नीचे बी है और ए देखो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो ए इस तरफ फोर्स लगेगा तो आगे बढ़ेगा। अब जब ए आगे बढ़ रहा है तो वो क्या देखेगा कि बी पीछे रह जा रहा है, तो बी को भी पकड़ के अपने साथ खींचेगा। तो बी के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन का फोर्स का डायरेक्शन ए के मूवमेंट के बराबर होगा। बी पे बैठ जाओ आप, बी को क्या लगेगा? अरे ए ऊपर जा रहा है, पकड़ के पीछे खींचने का ट्राई करेगा क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो ए पे लगने वाला फ्रिक्शन मोशन के अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायरेक्शन समझ में आया होगा। अब फ्रिक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। क्योंकि फ्रिक्शन मैंने आपको बोला रिलेटिव मोशन को भी अपोज करता है और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को भी अपोज करता है। तो स्टैटिक मतलब क्या? जैसे अगर कोई बॉडी है वो मूव नहीं कर रहा है, वो मूव स्टैटिक है, तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। वो बॉडी स्टैटिक है तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि उसमें एक टेंडेंसी होगी, भले रिलेटिव मोशन ना हो, टेंडेंसी होगी। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर बट नॉट द रिलेटिव मोशन। मोशन नहीं है, टेंडेंसी है। बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट, तो वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? रिलेटिव मोशन इज देयर, बॉडी इज एट मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता और सिंपल सा फॉर्मूला है म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्शन इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया, 4 kg ब्लॉक है, नीचे 0.2 का म्यू के है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। पूछ रहा है एफ के क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ के क्या होता है? म्यू के इंटू एन। म्यू के 0.2, नॉर्मल क्या है? 40, यानी कि 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। कहां लगेगा? पीछे लगेगा ऑब्वियसली। 10 न्यूटन आगे, 8 न्यूटन पीछे, 2 न्यूटन का नेट है, 4 किलो का बॉडी है, तो हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, वो वेरिएबल होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। वो इसी को हम इसलिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। क्यों पता है? मान लो कि आप 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो आपको तो 4 न्यूटन का ही फ्रिक्शन चाहिए ना रोकने के लिए रिलेटिव मोशन। हो सकता है कि क्षमता ज्यादा हो, 10 न्यूटन तक का फ्रिक्शन लग सके, लेकिन लगाने की क्या जरूरत है? फ्रिक्शन का काम क्या? रिलेटिव मोशन रोकना हो तो 4 न्यूटन में ही हो जाएगा।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो 0 से लेके एफ लिमिटिंग तक जाता है। अगर आपका काम बीच में बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कहां चले जाओगे, काइनेटिक फ्रिक्शन में चले जाओगे, क्योंकि तब बॉडी मूव करने लगेगी। एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, वो म्यू के इंटू एन था, ये म्यू एस इंटू एन है, जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन वो 0 से म्यू एस एन के बीच में होता है। बॉडी मूव्स व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा फोर्स आपने लगा दिया तब बॉडी मूव करेगा, तब आपका फ्रिक्शन वैल्यू बदल के काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 kg ब्लॉक दिया है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इस बार म्यू एस 0.6 है, म्यू के 0.4 है, ठीक है। अब देखो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तो क्या पूछा, फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन पूछा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, 0.6 इंटू 20, 12 न्यूटन, मतलब 12 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, फ्रिक्शन नहीं लगा सकते, मतलब इसको रोकना पॉसिबल नहीं है, इसको रोकना पॉसिबल नहीं है। तो क्या 12 न्यूटन लगेगा क्या यहां पे, ये किसका है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, काइनेटिक नहीं। 12 न्यूटन नहीं लगेगा, बहुत लोग क्या करेंगे, 20 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, 4 आंसर है, 4 आंसर नहीं है। अब आप, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि जो फोर्स लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, मतलब कि बॉडी मूव करेगी, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू का क्या मतलब, अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू के इनटू एन विच इज 8 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन। तो 20 में से 8 घटेगा, 12 बचेगा, 2 kg का ब्लॉक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा। क्लियर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। देखो जैसे जैसे यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आपका फोर्स अप्लाइड बढ़ रहा है, आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा, लिमिटिंग तक पहुंचेगा, जैसे फोर्स अप्लाइड बढ़ गया और लिमिटिंग से भी ज्यादा, वो घट के काइनेटिक पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, 1 kg ब्लॉक पे 40 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, म्यू एस म्यू के दिया है, फाइंड द फोर्स एंड फ्रिक्शन एंड ए, ठीक है। अब देखो 40 यहां पे लग रहा है, 10 नीचे ग्रेविटी लग रहा होगा, ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू एस इंटू एन। देखो नॉर्मल कितना है, 40 है इस केस में, क्योंकि 40 इधर लग रहा है तो नॉर्मल ऐसा आएगा ना, नॉर्मल नॉर्मल तो 40 हो गया, तो म्यू एस आपका 0.3 है, 12 है, मतलब यस लिमिटिंग फ्रिक्शन एडजस्ट करके इसको रोक देगा नीचे गिरने से, क्योंकि नीचे 10 लग रहा है और आप लिमिटिंग 12 तक लगा सकते हो, आप लिमिटिंग 12 तक लगा सकते हो, पर क्या आप 12 लगाओगे, नहीं, 10 में काम हो रहा है तो अपन 12 लगा के क्या मतलब, तो 10 करेंगे, एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। चलो ऑलराइट, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, अगर एक मैंने मास m को रख दिया, एक तो नॉर्मल फोर्स है और दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब डायरेक्शन यही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली वो नीचे सरफेस पे लगेगा। तो ये दोनों जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इसको हम रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो आर क्या है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉर्मल का रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब वेक्टर लगा लो, ऊपर नॉर्मल है, यहां पे क्या है, फ्रिक्शन है विच इज म्यू एस इंटू एन, ठीक है, म्यू एस इसलिए क्योंकि अभी रुका हुआ है ना बॉडी, और ये आर क्या है, नॉर्मल रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये थीटा है, तो tan थीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एफ एल अपॉन अपोजिट के एफ एल अपॉन एन, म्यू एस एन अपॉन एन, म्यू एस। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, कभी कभी म्यू एस डायरेक्टली देने के बजाय वो थीटा दे देगा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, तो कुछ डरना नहीं है, tan थीटा लगाओगे तो म्यू एस आ जाएगा, और थीटा इज tan इनवर्स ऑफ म्यू ऑफ एस, ठीक है। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। अब ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, देखो आप एफ लगाओगे, थोड़ा सा फोर्स लगाओ, ब्लॉक नहीं मूव करेगा क्योंकि फ्रिक्शन है, थोड़ा फोर्स बढ़ाओगे, ब्लॉक मूव करना चाहेगा बट फ्रिक्शन रोक लेगा, एक पॉइंट के बाद ब्लॉक मूव करने लगेगा, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है जहां तक वो मूव ना करे, ठीक बात। अब देखो एफबीडी बना लो, नीचे mg है, ऊपर n है, फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ये देखो ये फोर्स है ना,
ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये वाला 60 है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है देखो। तो यहाँ पे एफ कॉस 60 आ जाएगा, नीचे एफ साइन 60 आ जाएगा। पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा मैक्सिमम की मूव ना करे तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज म्यू इनटू एन। ठीक, अब देखो नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg प्लस एफ साइन 60। ठीक है, mg क्या है, √3, m√3 दिया है और म्यू दिया, तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस एफ साइन 60 मतलब एफ √3/2 नॉर्मल इज इक्वल टू √3g प्लस एफ √3/2। अब यहां पे देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, म्यू इंटू एन विच इज एफ कॉस 60 के बराबर, तो f/2 यानी एफ कॉस 60 इज इक्वल टू म्यू 1/2√3 इंटू एन। यहां से मतलब बेसिक कैलकुलेशन है, 20 न्यूटन का फोर्स आता है, तो 20 न्यूटन तक क्या होता है कि ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज का। देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एक मास एम रख दिया, ठीक बात, नीचे क्या लगेगा, mg sin थीटा फोर्स लगेगा। mg के दो कंपोनेंट है ना, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। mg cos थीटा के लिए नॉर्मल है, और ऊपर क्या लगेगा, म्यू एस mg cos थीटा, यानी कि म्यू एस इंटू एन। म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि बॉडी रुका हुआ है। देखो जब थीटा छोटा है या मान लो थीटा 0 है, तब तो ब्लॉक जमीन पे स्टैटिक है। थोड़ा सा थीटा बढ़ाओगे अभी भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। मान लो यहां पर आपका ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव है कि मैं थोड़ा सा भी थीटा बढ़ाऊं तो घिसक जाएगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब अब देखो नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू एस mg cos थीटा। तो नीचे लाने वाला mg sin थीटा, ऊपर बचा के रखने वाला cos थीटा। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो cos थीटा बहुत बड़ा होगा, इसके लिए मूव नहीं करेगा। जैसे जैसे थीटा बड़ा होगा cos थीटा घटते जाएगा, sin थीटा बड़े होते जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब mg sin थीटा वुड बी बराबर टू म्यू एस mg cos थीटा, उस थीटा को हम थीटा आर बोलते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज। ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो वो tan थीटा आर के, यहां से देखो mg कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस बचेगा tan, यानी कि थीटा दिस tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। यहां पे हमने देखा था tan इनवर्स ऑफ म्यू एस क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ म्यू एस क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, वो एंगल जब ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लीप। ओके, एक क्वेश्चन यहां पे देख लो, एक 6 kg का ब्लॉक है, ऊपर फोर्स एफ लग रहा है, म्यू एस म्यू के दिया है 0.6.4। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एफ सच दैट ब्लॉक इज स्टेशनरी, सेकंड ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, थर्ड मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 एफ अलग अलग आएंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन है। पहला क्या है, ब्लॉक इज स्टेशनरी। अब ये 6 kg में नीचे 60 लगेगा, ये कंपोनेंट क्या आएगा, 60 इंटू √3/2, ये 60 डिग्री है। अब नीचे मैं बार बार तो सेम चीज नहीं बताऊंगा, नीचे cos 60, यहाँ पे sin 60, sin 60 क्या होता है, √3/2, तो 52 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, cos 60 जो कि हाफ होता है, तो 30। तो mg का दो कंपोनेंट 52 और 30, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ऊपर एफ हम खुद लगा रहे हैं, ऊपर एफ लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर लगेगा कि नीचे, फ्रिक्शन कहां लगेगा। देखो आप ये देखो, ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, ब्लॉक को क्या रखना है, स्टेशनरी। वेट जो है वो नीचे लेके जाएगा। मान लो एफ नहीं है, एफ की वैल्यू तो अपने को पता नहीं, मान लो एफ नहीं है, तो फ्रिक्शन तो ऊपर ही लगेगा ना, क्योंकि मोशन नीचे होना है। अब फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, कितना स्टैटिक रखना है, तो म्यू एस इंटू एन आएगा 18 न्यूटन। मुझे कितना फोर्स लगाना है फ्रिक्शन की मदद करने में कि वो नीचे ना जाए, क्योंकि 18 न्यूटन अकेला बचा नहीं पाएगा ना, 6 kg ब्लॉक के नीचे कितना लग रहा है, 52। तो 52 18 से ज्यादा है तो नीचे भागेगा वो, तो कितना एफ लगा दूं, तो ऑब्वियसली 34 एफ लगा दो, ऊपर स्टेशनरी रुक जाएगा। 34 प्लस 18 कितना होता है, देखो 34 कर दिया 8, 52, यहाँ पे क्या है 52, बैलेंस हो जाएगा, स्टेशनरी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मूव डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 बोल रहा है, मतलब नीचे आना है पर एक्सेलरेट नहीं करना। अच्छा, नीचे आना है मतलब स्टैटिक नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा,
ठीक है, देखो वेट 52 है, ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू के कितना दिया है 0.4, 0.4 इंटू 30 कितना होता है 12 न्यूटन। 30 कैसे आया, ऑब्वियसली इसका वेट का कंपोनेंट 30 नॉर्मल के बराबर। अब एफ लगाना है, ए जीरो होना चाहिए, ठीक है, ए मतलब एफ इजिकल टू एम ए, यहाँ पे ए जीरो है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो नेट फोर्स क्या है 52 माइनस 12 माइनस एफ बराबर जीरो, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था कि ऊपर भेजना है विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, इसमें एफ है, नीचे 32 है, ऊपर जा रहा है, ये बता दिया क्वेश्चन में, कहा जा रहा है ऊपर, फ्रिक्शन नीचे लगेगा, मतलब क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, बॉडी का मूवमेंट कैसा ऊपर, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा नीचे, और जा रहा है मोशन में है तो एफ के लगेगा 12 न्यूटन, यहाँ पे 52 न्यूटन, तो एफ इजिकल टू एम ए करोगे, जहां पे ए की वैल्यू क्या है 4 और एफ की एम की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, तो एफ माइनस इन दोनों को ऐड करो 64, एफ माइनस 64 इज 6 इंटू 2, 6 इंटू 4 88 न्यूटन। अब आते हैं हम बर्थडे केक प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, मान लो ये आपको दिया है M2, M1 के ऊपर M2 है, μ1 नीचे के सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, μ2 ऊपर के सरफेस का कोएफिशिएंट है, नीचे मैंने F लगा दिया या ऊपर F लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ टू फाइंड फोर्स सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, हाउ टू फाइंड फोर्स सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। देखो इसके 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, पहली बात तो इस सरफेस पे नॉर्मल अगला है, इस सरफेस पे नॉर्मल अगला है। इस सरफेस की बात करो तो ये तो खाली M2 का ही भार उठा रहा है, तो नॉर्मल खाली कितना देगा M2G। नीचे वाला सरफेस M1 और M2 दोनों का भार उठा रहा है, तो M1 प्लस M2 इंटू जी नॉर्मल लगेगा, तो 2 नॉर्मल लग गए। सेकेंड ये है सर्च दैट ब्लॉक विच ओनली हैज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसमें ये F ना हो, मतलब ये वाला ब्लॉक इस एग्जाम्पल में ए की फोर्स है, मास है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और वो ए मैक्स को हम यूज करेंगे ऑन दी अदर ब्लॉक टू फाइंड द फोर्स। अब इसका प्रैक्टिकल बताता हूं। ये 5 kg 10 kg म्यू ऊपर नीचे दे दिया है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई होता तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मान लो यहाँ पे फोर्स एफ लगा दिया है, सोल्यूशन क्या है कि कितना फोर्स लगाएं कि वो साथ में आगे बढ़े, वही तो हम ढूंढ रहे हैं ना, फाइंड फोर्स सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ठीक है। अब देखो यहां पे 10 kg है, ठीक है, अब इस पे फोर्स लग रहा है F। अब ध्यान से देखो 10 kg पे जब फोर्स लगेगा, वो ऊपर देखेगा कि यार मेरा जो साथी है 5 किलो वाला, वो तो पीछे जा रहा है, पकड़ के आगे खींचेगा, मतलब 5 किलो पे फ्रिक्शन राइट में, 5 किलो पे फ्रिक्शन राइट में, ठीक बात। अच्छा 5 किलो वाला देखेगा नीचे, अरे भाई मेरा साथी तो आगे जा रहा है, पकड़ के पीछे लाओ, तो ये लेफ्ट में 10 किलो पे लेफ्ट में, ठीक है, यहां पे और इसका यहां पे। अब कितना लगेगा, मैक्सिमम कितना, साथ में चलना है तो रिलेटिव मोशन तो होगा नहीं, तो कितना लग सकता है मैक्सिमम, म्यू एस इंटू एन। यहां पे नॉर्मल 50 न्यूटन का ही है इस सरफेस पे, है ना, तो क्या हो गया 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। अब इस पे एफ लग रहा था, मतलब ये वो ब्लॉक है जिसमें सिर्फ फ्रिक्शनल लग रहा है, तो इस ब्लॉक में फ्रिक्शनल कितना है 10, तो ए मैक्स क्या आ जाएगा 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा का एक्सेलरेशन ले नहीं सकता, यानी कि पूरा सिस्टम ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सेलरेशन ले सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दोनों को साथ में चलना है। तो अब ये वाला जो है मैंने 10 kg का ब्लॉक लिया, यहां पे क्या फोर्स लग रहा है F, ऊपर क्या लग रहा है 10 फ्रिक्शन लग रहा है और नीचे फ्रिक्शन 0, तो F माइनस 10 बराबर 2 इंटू 10, तो 30 न्यूटन का फोर्स, मतलब 0 से 30 न्यूटन के बीच में आप साथ में चलोगे, उससे ज्यादा फोर्स लगेगा तो आप साथ में नहीं चलोगे, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं वीडियो खत्म करने के पहले, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन है, देख लो। मैंने एक ब्लॉक M1 रखा, म्यू1 है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये ए एक्सेलरेशन क्या है जी साइन थीटा माइनस म्यू1 जी कॉस थीटा, क्योंकि देखो फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, नीचे M1 जी लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा M1 जी कॉस थीटा, मान लो ये थीटा है,
यहाँ पे क्या लग रहा होगा, m1g साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल, नॉर्मल क्या आएगा, m1g कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा म्यू1 इंटू एन, यानी कि फ्रिक्शन लगेगा म्यू1 इंटू m1 g कॉस थीटा। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट अपॉन मास। एफ नेट क्या है, m1 g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1 g कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय मास m1। ये m1 ये m1 ये m1 कैंसिल, ये एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू1 g कॉस थीटा। मतलब m1 का मास कुछ भी हो, उसके एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक बात। अब आपने दो मास रख दिया m1 और m2 जुड़े जुड़े, m1 के सरफेस का μ1 है, m2 के सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। ओके, इफ μ2 इज लेस देन μ1, अगर μ2 कम है, देखो फ्रिक्शन कम है तो भागेगा m2 और m1 से टकरा जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों बराबर हैं तो नॉर्मल नहीं होगा, दोनों ऐसे साथ साथ चलते रहेंगे, हल्का सा कांटेक्ट बनाते हुए। नॉर्मल तब होता है जब कांटेक्ट हो लेकिन थोड़ा प्रेशर हो, थोड़ा फोर्स हो, वो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों साथ में गिर रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। और अगर μ2 ज्यादा हो गया, मतलब ये बहुत धीरे धीरे आएगा, ये तेजी से आएगा, तो नॉर्मल जीरो ही होगा, बोथ ब्लॉक विल मूव सेपरेटली, और इसके नीचे जाने का एक्सेलरेशन वुड बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन 2। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। सेकंड केस में जब मैंने बोला था μ2 बराबर μ1 होगा, उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज का सेम ही एक्सेलरेशन होगा ना, a1 बराबर a2। ठीक है। थर्ड केस में क्या है, दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो एक में μ1 आ जाएगा, दूसरे में μ2। इंटरेस्टिंग केस है फर्स्ट केस, जब दो m2 गिर गया m1 पे और दोनों साथ में जा रहे हैं, तो g साइन थीटा की जगह डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होगा, फोर्स बाय मास, अब दो मास है, और नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस μ1 m1 g cos थीटा माइनस μ2 m2 g cos थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन अभी भी दोनों का अलग अलग लगेगा। और नॉर्मल कैसे निकालेंगे, m1 का एफबीडी बना लो। देखो नॉर्मल मैं यहां पे कैसे, नॉर्मल एक कंप्रेसिव फोर्स है, याद रखना, नॉर्मल क्या है, कंप्रेसिव फोर्स हमेशा कंप्रेस करता है, m1 का नॉर्मल कंप्रेस करेगा। कैसे है मैं आपको बताता हूं, m1 पे लगा कौन रहा है, m2। अब देखो m2 ऊपर से नीचे आ रहा है, m1 रुका हुआ है, मान लो उसके 2 मिनट, m1 रुका हुआ है, जाके धक्का देगा। अब m1 क्या कर रहा है, m1 रुका हुआ है तो m2 को अपोज कर रहा है, नॉर्मल क्या उसको आगे धक्का देगा, तो नॉर्मल यहां पे लग रहा है, ठीक है, नीचे m1g sin थीटा, ऊपर क्या लगेगा फ्रिक्शन म्यू1 m1g cos थीटा, नीचे मान लो a से आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, m1g sin थीटा प्लस n माइनस म्यू1 mg cos थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू a, यहाँ पे आपकी a की वैल्यू है। ठीक है, तो फ्रिक्शन में इतना ही है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, और न्यूमेरिकल डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने आपको सारा रिवाइज करा दिया यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए मैंने, कुछ डाउट रह जाए या कुछ आप चाहते हो, कोई क्वेश्चन चाहते हो सोल्यूशन जानना है, कोई छोटा सा, सर ये टाइप के प्रॉब्लम्स मुझसे बनते नहीं है, तो आप कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, पढ़ाई करना मत भूलना।